हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। तो गाइस यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स का पेपर जो है हो चुका है। तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी जिसमें हमने इंट्रो देख लिया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए। स्टैटिक पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। करंट अफेयर से भी आए हैं क्वेश्चंस, लेकिन स्टैटिक पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सब चीज़ें हमने एक वीडियो में देख लिया है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर्स 1 to 50 को। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक इसके सॉल्यूशंस देखेंगे हम लोग। कोई इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं आपको सॉल्यूशन ऊपर ऊपर से बता दूंगा, ठीक है। चेक कर सकते हैं आप जो भी प्रीलिम्स का पेपर देकर आए हैं। और अगर एक आध क्वेश्चन में गलती हो गई हो तो भूल चूक माफ, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है मुझसे भी एक आध क्वेश्चन में गलती हो गई हो, ठीक है। तो गाइज हम लोग यहाँ पर इसको पूरे के पेपर को 1 से लेकर 50 क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। फिर दूसरी वीडियो में दूसरे 50 से लेकर 100 क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, क्योंकि हमारे प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कार्बन नैनो ट्यूब्स को लेकर है, ठीक है। कार्बन नैनो ट्यूब्स को लेकर न्यूज में था, ये बोला गया है विद रेफरेंस टू द कार्बन नैनो ट्यूब्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट जो है कार्बन नैनो ट्यूब से मैच कर रही है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा डी। ओके, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे चारों ही जो ऑप्शन है ये दोनों कार्बन नैनो ट्यूब से मैच कर रहे हैं, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, ये हमारा करंट अफेयर्स का जो है क्वेश्चन है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्या बोलता है ये कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें ड्रोन्स की बात करी गई है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये भी हमारा रिलेटेड है। ये भी न्यूज़ में था, याद होगा हमने न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस किया है ड्रोन्स के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या इससे बेनिफिट्स हो सकते हैं। डिटेल में हमने पढ़ा था ड्रोन्स के बारे में। तो ये आर्टिकल इसी चीज़ के बारे में है कि जो ड्रोन्स है उससे हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा इसका डी। 1, 2 एंड 3 इसका भी डी करेक्ट आंसर है। हम तीनों ही एक्टिविटीज यानी क्रॉप फील्ड पर हम पेस्टिसाइड्स को जो है स्प्रे कर सकते हैं, साथ ही साथ इंस्पेक्ट कर सकते हैं क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज को, और साथ ही साथ जो ब्रीथ सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं व्हेल्स के, ठीक है, फॉर डीएनए एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? डी, 1, 2 एंड 3। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये भी हमारा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पर बात हो रही है लीसा की, ठीक है। लीसा आपको पता होगा, इसी से रिलेटेड हमने चीज़ें पढ़ी थी, लीगो, ठीक है। लीगो पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने संडे के दिन जो है ये न्यूज़पेपर में आया था लीगो। तो इसी से रिलेटेड हमने लीसा के बारे में पढ़ा था। लीसा का काम क्या है? जो हमारे ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनको मेजर करने का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इसका करेक्ट आंसर है, यह बोला क्या जा रहा है, जो एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्राई ऑफ स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट हैज साइड 1 मिलियन किलोमीटर्स अलॉन्ग विद लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। जो ये एक्सपेरिमेंट है इन क्वेश्चंस रेफर टू, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ये कौन सी चीज से रिलेटेड है? तो वह हमारा लीसा पाथ फाइंडर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा लीसा पाथ फाइंडर, यानी कि सी। उसके बाद आते हैं हम लोग 4 के ऊपर। अब यहाँ पे 4 का क्या कह रहा है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जेनेटिक्स के बारे में बात हो रही है, जेनेटिक्स के बारे में, हालांकि आज भी हम लोग कवर कर रहे हैं, आजकल भी जेनेटिक्स के बारे में। तो जो जेनेटिक्स के बारे में बात करी गई है, जेनेटिक चेंजेस के ऊपर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ करेक्ट आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को। जो भी पेपर देकर आया है वो एनालाइज कर सके अपने पेपर को, कितने क्वेश्चन उन लोगों ने सही करे हैं। हो सकता है मेरे भी यहाँ पर एक आध क्वेश्चन गलत हो, तो अगर मैं रॉन्ग हूँ तो उसके नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा गलत है, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर है हमारा 1, 2 एंड 3, यानी कि डी, ठीक है। डी हमारा करेक्ट है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। अब ये न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन जो हमारा कोरोना वायरस से रिलेटेड हो गया, बट एग्जैक्टली कोविड-19 के बारे में बात नहीं हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायो से रिलेटेड हो गया, बायोलॉजी से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है हमारा, फिफ्थ का आंसर है 1 एंड 2 ओनली, ठीक है, यानी कि बी इसका करेक्ट है, ओके। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है एक टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं। काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने न्यूज एनालिसिस में डिस्कस कर रखे हैं, जो कि डायरेक्टली आए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अलग टर्म है, एक और टर्म है, वो क्या है हमने डिस्कस करा है, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर उसे कहते हैं, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। तो यहाँ पर ये इजी था ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद 7 वाले पे आते हैं। 7 वाला क्या बोलता है, हमारे प्लांट और एनिमल सेल्स का डिफरेंस पूछता है। इकोलॉजी और एनवायरमेंट से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो शंकर आइस पढ़ी होगी आपने। तो ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो, इसमें पहले क्वेश्चन पूछा गया है जो डिफरेंस बिटवीन पूछा है प्लांट्स और एनिमल सेल्स, कुछ डिफरेंस दे दिए हैं, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। तो हमारा जो 7 है, 7 का करेक्ट आंसर है हमारा
सी। ओके, 1 और 3 ओनली। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे आगे आते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। 8th क्वेश्चन आता है हमारा बेंजीन पॉल्यूशन से रिलेटेड। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फैक्टर्स टू एक्सपोजर ऑफ बेंजीन पॉल्यूशन, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि नीचे दिए गए हैं जो कि बेंजीन पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं आप लोगों को बताना है। ये हमारे कुछ 5 हम लोगों के क्या दे दिए गए हैं, जो ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। ये पांचों के पांचों जो है बेंजीन पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। उसके बाद 9th पे आते हैं। 9th आता है हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड, कि यहाँ पर कोई अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, मान लो कोई कहीं पे बाहर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, तो फिर क्या हम लोगों को जो है फॉरेन बोरोइंग्स करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना। तो यहाँ पर नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स 1 ओनली। तो यहाँ पे पहला वाला हमारा सही हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का ए। ठीक है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया। उसके बाद आते हैं 10th के ऊपर। 10th यहाँ पे क्या बात कर रहा है, हमारे डिमांड डिपॉजिट अकाउंट के बारे में बात कर रहा है। आपने अगर इकोनॉमी पढ़ी हो तो उसमें M0, M1, M2, M3, M4, तो ये मनी से रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन है ये सारे पढ़े होंगे। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है डी, टू लीव इट अनचेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है हमारा डी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हिस्ट्री से पूछा गया है, पैरामीटर्स से। ठीक है, पैरामीटर्स यहाँ पे जो है टर्म है जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर है इसका सी। ओके, परफेक्शनिस्ट हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ, यहाँ पे जो है इसका आंसर है सी। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 पे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये भी हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री से रिलेटेड पूछा गया, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री रखमबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड, किस टाइम पे यहाँ पर जो है इसके टाइम पे जो है केस था ये रखमबाई केस ऑफ 1884। तो यहाँ पे आपको बताना है जो 12th का आंसर है हमारा वो है डी, 1, 2 एंड 3। ओके, उसके बाद 13th पे आते हैं। 13th बात आता है हमारा इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में, ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। इंडिगो कल्टीवेशन तो सबसे पॉपुलर चीज़ है, आपको पता होगा है ना हिस्ट्री में। तो जो इंडिगो कल्टीवेशन है ये डिक्लाइन हो गया बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। क्या इसके पीछे रीजन क्या था वो आपको बताना है। इसका आंसर है बी, यानी अनप्रॉफिटेबल था, इससे कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं हो रहा था, इस वजह से जो इंडिगो कल्टीवेशन है वो डिक्लाइन कर दिया गया था। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछता है, वेल्सले, ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। वेल्सले ने एस्टेब्लिश किया फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता। ठीक है, वेल्सले ने एस्टेब्लिश किया था फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, कलकत्ता में। क्यों करा था इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो 14 का आंसर है हमारा डी, क्योंकि वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश सिविलियंस हैं उनको ट्रेन करा जाए फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। ठीक है, हमारे प्रशासन के लिए जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो है इंडिया में उनको ट्रेन करना चाहते थे, दैट इज वाई इस कॉलेज को एस्टेब्लिश करा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी इतिहास से रिलेटेड है। उलगुलन की बात हो रही है, उलगुलन और द ग्रेट टुमल्ट, ये डिस्क्रिप्शन है कौन से इवेंट का, कौन से इवेंट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताया गया है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर है डी, बिरसा मुंडाज रिवॉल्ट ऑफ 1899 एंड 1900 का यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया के जो स्कॉलर्स हैं लिटरेचर्स हैं उनके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर जो है यहाँ पे आपको बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ओके, इनके रिगार्डिंग तो आपको बताना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका करेक्ट आंसर है डी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, हल हो सकता है यहाँ पे गलत हो मेरा भी, लेकिन यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है तो इसका आंसर जो है करेक्ट है वो डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर की बात करी जा रही है। ठीक है, जो ये रिसेंट एडवांसेस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में जो हमारे जो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो 17 है, 17 का आंसर है डी, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस इन ऑफस्प्रिंग। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, विद प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता होगा मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी बार आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इफेक्टिवली एक अच्छी तरीके से क्या काम करता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर है सी। ओके, करेक्ट आंसर है हमारा सी। सी में क्या क्या है हमारा 2, 4 एंड 5 ओनली। ओके, 2, 4 एंड 5 ओनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों को बोला जाता है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के ऊपर, वीएलसी टेक्नोलॉजी के ऊपर। यहाँ पे इस रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वीएलसी के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो भी आंसर है वो भी यहाँ पर सी ही है, जो कि करेक्ट है, 1, 3 एंड 4। ठीक है, 1,
3 एंड 4, यहाँ पे ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन को लेकर। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी है और जो नोट्स एंड टेलीग्राम पे पढ़े हुए हैं, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसके बारे में बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो है करेक्ट है, तो आपको बताना है यहाँ पे। तो 20 का आंसर है डी, 1 एंड 3 ओनली, 1 और 3 जो है स्टेटमेंट जो ये करेक्ट है, ठीक है। और गाइज यहाँ पर ये जो लेक्चर है, यहाँ पर आप जो ये पेपर देख रहे हो इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल होगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है, पॉलिटी के स्टार्ट हो गए। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इज ऑन इन विच, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है क्या काम है। ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रिप्रेजेंट करी जाती हैं गवर्नमेंट में, ठीक है। क्या सही है ये? गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए एंड कैन बी रिमूव बाय इट, ठीक है। या फिर जो गवर्नमेंट है वो पीपल के द्वारा इलेक्ट करी जाती है और रिमूव करी जाती है, ये गलत है, ये ऊपर वाला भी गलत है, तीसरा वाला भी गलत है। तो आंसर जो है इसका बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है? बी करेक्ट है कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए और जो है वो रिमूव भी कर सकते, कैन बी रिमूव बाय इट ऑल्सो। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बात करी जा रही है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी कि ऐसा कौन सा पार्ट है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें डीपीएसपीज हैं हमारे, फंडामेंटल राइट से प्रीएम्बल है, उसके बाद 7th शेड्यूल है। तो इसमें से बोला जा रहा है कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो कि बात करता है हमारा वेलफेयर स्टेट के बारे में। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। जो 22 का है आंसर है वो हमारा ए, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पे बात करता है इस चीज़ के बारे में। उसके बाद करते हैं 23 के नंबर की 23वें क्वेश्चन में बात करी जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट में बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर किस टर्म में, फेडरलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेसी, इस टर्म में डिफाइन करता है, या फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है एक जुडिशियल रिव्यू, ताकि जो सिटीजन की लिबर्टी है उसको हम जो है प्रोटेक्ट कर सकें, जो भी इंसान की उसकी लिबर्टी है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो कौन सा करेक्ट है? सही वाला जो है वो बी है, ठीक है, बी जहाँ यहाँ पे करेक्ट है। तो इसको हमने कवर किया 23 वाला। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड। बी वाला यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। अब जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये बात कर रहा है गांधीज्म और मार्क्सिज्म के ऊपर। यहाँ पर एक काफ़ी बुकों में अच्छी तरीके से डिफाइन भी नहीं करा गया है, तो गांधीज्म और मार्क्सिज्म के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखो कुछ क्वेश्चन तो यूपीएससी ऐसे पूछता है 10 से 15 क्वेश्चन की, वो तो हमें पता ही नहीं होंगे, वो सिर्फ यूपीएससी को ही पता होंगे, भैया वो यूपीएससी सॉल्व कर सकता है, ऐसे होंगे कुछ 10 से 15 क्वेश्चन। तो जो गांधीज्म और मार्क्सिज्म है कॉमन एग्रीमेंट है वो किस चीज़ के ऊपर है, आप लोगों को यहाँ पे ये बताना है। तो जो 24 है उसका जो आंसर है वो ए होना चाहिए, फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 के ऊपर। अब जो 25 है इसमें बोला जा रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट बैठेगी, तो आपको इसके बारे में बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसका आंसर होता है हमारा डी, एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। 26 हमारा बात करता है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीएम्बल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर हमारा नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट इधर, या फिर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होने के साथ साथ इसका लीगल इफेक्ट भी है, या फिर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। तो प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा होगा आपने तो पता होगा। क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका आंसर हो जाता है हमारा डी करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 27 के ऊपर आते हैं। 27 गोल्ड ट्रेंच से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। गोल्ड ट्रेंच जो रिजर्व ट्रेंच है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूरा का पूरा पूछा है। आप गोल्ड ट्रेंच के बारे में पढ़ोगे तो आपको एकदम बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका आंसर होना चाहिए डी, ठीक है, अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर्स। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा बात करता है किस चीज़ के बारे में, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पर जो है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और कौन सी करेक्ट है आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है 28 का वो है हमारा डी यानी कि 2 एंड 3 ओनली, 2 और 3 जो है जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। वो क्या क्या है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये पार्ट 4 में जो हमारी जो भी चीज़ें बोली हैं वो कोर्ट्स के द्वारा जो है एनफोर्सेबल नहीं करी जा सकती हैं। उसके बाद जो है प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर इन्फ्लुएंस बाय द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट, सिंपल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए, इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन द स्टेट फॉर 6 months इवन इफ शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। दूसरी क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 एक पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from his prison। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो 29 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी। ओके, नीदर 1 नीदर 2, कोई नहीं है इनमें से। उसके बाद 30th के ऊपर बात करते हैं। जो यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर जो करेक्ट है, जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हमारी ये जो है स्टेटमेंट्स बताई गई हैं, तो कौन सी करेक्ट है आपको यहाँ पे बतानी है। तो 30th का जो हमारा आंसर है वो होना चाहिए सी। 1 and 3 ओनली जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग 31 के ऊपर। 31 जो हमारा ये है, ये किस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है, ये भी कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आधार मेटा डाटा के बारे में। स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ आधार के बारे में बात चल रही है, तो आपको बताना है यहाँ पर। मैं आपको डिटेल में एनालिसिस नहीं करके बता रहा हूँ, डिटेल में एनालिसिस मैं बाद में कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करने की। मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पर सही हैं, ठीक है। तो जो 31 है उसका जो आंसर है वो हमारा होना चाहिए सी। ओके, 3 ओनली होना चाहिए। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। 32 बोलता है हमारा राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स हैं लोकसभा के साथ, लेकिन वो कौन कौन सी चीज़ों में है यहाँ पर बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिर्फ हमारा जो करेक्ट है जहाँ पर सेम है वो हमारा होना चाहिए यहाँ पर 32 का आंसर वो होना चाहिए बी, ठीक है। द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जो है हमारी पावर्स जो है राज्यसभा लोकसभा की सेम होनी चाहिए, बाकी सेम नहीं है। उसके बाद एमपी लेट से हमारा क्वेश्चन आया है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम से लेकर जो 33 है उसका आंसर वो यहाँ पर इससे जो स्टेटमेंट्स दी हैं और जो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। और जो करेक्ट स्टेटमेंट है 33 की वो है हमारी डी, ठीक है। स्टेटमेंट 3 इज़ नॉट करेक्ट, बाकी सारी स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 3 यहाँ पे करेक्ट नहीं है, बाकी सारी स्टेटमेंट सही हैं। तो स्टेटमेंट हमारी कौन सी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया हमारा डी, 1, 2 and 4 ओनली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर आते हैं। 34 हमारा बात करता है फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट यहाँ पे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, तो आपको यहाँ पर ये बताना है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 34 का डी, राइट टू इक्वालिटी। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं 35 के ऊपर आते हैं। 35 में आप लोग को दिखेगा इंडिया में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय द, वो सिर्फ एक ही है, वो कौन है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के द्वारा। उसके बाद आते हैं 36 के ऊपर। 36 आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा बजट से रिलेटेड है। बजट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट, कि बजट के अलावा यहाँ पर बजट के साथ साथ और भी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स प्लेस कर सकता है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर या नहीं, तो उसके रिलेटेड बात है यहाँ पर। जो 36 है उसका आंसर होगा हमारा डी, प्रोविजन ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर। 37 हमारा बोलता है अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को हम डेफिनेशन से देखें तो वो क्या हो सकती है। तो जो 37 है उसका आप आंसर देखोगे वो होना चाहिए डी, लिमिटेड गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद आते हैं 38 के ऊपर। अदर देन द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करी जा रही है, तो कौन सा जो है ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट लग रहा है। जो 38 है उसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, वो बी। ओके, बी यानी कि 2 ओनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, तो डीपीएसपी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है आपका लक्ष्मीकांत से। उसके बाद जो इन इंडिया जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराती हैं फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिटीजन, यानी फ्री लीगल सर्विस कौन से टाइप्स ऑफ सिटीजन को प्रोवाइड करवाई जाती हैं ये आपको बताना है। तो जो 39 है उसका जो हमारा आंसर है वो ए, पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, जो जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम होगी उन्हें यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ओके, और नहीं आंसर यहाँ पर हमारा ए है। तो इसमें एक चीज़ और आ जाती है 1 and 2 ओनली, ठीक है। 1 और 2 दूसरा भी है, जो ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर आते हैं। 40 में बात करी जा रही है कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। फॉलोइंग पेयर्स को आपको यहाँ पे कंसीडर करना है और यहाँ पे अच्छी तरीके से मैच करना है। तो कौन सा मैच हो रहा है आपको ये बताना है। तो जो हमारा सिर्फ और सिर्फ जो मैच हो रहा है वो यहाँ पर कौन सा हो रहा है आपको दिख रहा होगा।
अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, वो है हमारा ए। ठीक है, ए हो 1 and 2 ओनली। ठीक है, 1 and 2 ओनली जो है ये मैच हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पर देखा गया है। ओके, नाउ 40 को हमने कवर किया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 41 के ऊपर आते हैं। अब जो 41 है ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया से फिर से रिलेटेड है। फिर से आप लोगों को जो है मैच करना है, ऐसा ही जैसा अभी हमने मैच किया था, एक पेयर को मैच करना है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर है बी, 2 and 3 ओनली। ठीक है, 2 and 3 ओनली यहाँ पे करेक्टली मैच करे गए हैं। उसके बाद आते हैं 42 के ऊपर। 42 में हम लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री। तो रिलीजियस हिस्ट्री से यहाँ पर जो है हमारा एक क्वेश्चन पूरा का पूरा रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को बताना है जो रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो जो हमारा 42 है उसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ओके, 2 and 3 ओनली। ठीक है, चलो उसके बाद चलते हैं आगे, 44 को देखते हैं। सॉरी 43 मैंने बता दिया क्या, 42 का हम लोगों ने, एक सेकेंड गाइस, एक बार फिर से देख लेते हैं। 41 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी। ओके, फिर उसके बाद 42 का मैंने करेक्ट आंसर क्या बताया, एक बार फिर से देख लेते हैं, मुझे लगा मैंने कुछ गलत कर दिया। 42 का जो करेक्ट आंसर देख लेते हैं वो है उसका बी। ठीक है, 42 का भी क्या आंसर है हमारा, बी, 2 and 3 ओनली। फिर उसके बाद चलते हैं 43 के ऊपर। 43 का जो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर रही है, फिर से हिस्ट्री के बारे में, इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस ऑन इंडिया, क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो जो 43 का आंसर है वो है हमारा ए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड। उसके बाद 44 पे आते हैं। 44 में भी बात करी जा रही है इवेंट्स इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। तो जो 44 का आंसर है वो हमारा करेक्ट है सी, एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ चोला पावर बाय दी कर्नाटका 1। यहाँ पे क्या 3 नहीं, सॉरी यहाँ पर ये सी जो हमारा ये करेक्ट है। ओके, 2, 4, 1 and 3। ओके, जो 44 है उसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, जो हमारा 2, 4, 1, 3। 2 पहले हमारा 2 आएगा, फिर आएगा 4 दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद हमारा आएगा तीसरे नंबर पे 1, चौथे नंबर पे 3। तो इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस में अरेंज करना था। उसके बाद आता है 45 के ऊपर। 45 पे हुंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो हुंदी जो हमारा हर्षा पीरियड चला था, पोस्ट हर्षा पीरियड में ये हुंदी क्या था, हुंदी क्या था, एक तो हिंदी यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, तो ये था एक बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर। 46 के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, विद रेफरेंस टू द बुक देशर कथा written बाय शकरम गणेश देवसकर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये जो बुक है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो बता रही है, कौन सी करेक्ट है इस बुक के लिए। ठीक है, क्यों लाई गई थी ये बुक, तो कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है आपको बतानी है। तो जो 46 है उसका आंसर है हमारा ए, 1 and 2 ओनली। ठीक है, 1 and 2 ओनली, 46 का आंसर हो गया हमारा ए। फिर आते हैं 47 के ऊपर। 47 आप लोगों को दिखा गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इससे। गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट में कौन सी चीज यहाँ पे आती है, तो उसके बारे में बात करी जा रही है, आपको बताना है। तो जो 47 है उसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, 1, 2 and 4 ओनली। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद बात करते हैं आगे, आते हैं 48 के ऊपर। 48 आता है हमारा वितल विदुवंशक के ऊपर। विताल विदुवंशक के ऊपर क्या आता है, जो फर्स्ट मंथली जर्नल है टू हैव द अनटचेबल पीपल एट इट्स टारगेट ऑडियंस, ये पब्लिश किसके द्वारा करा गया था। ठीक है, जो वितल विदुषक है यहाँ पर ये पब्लिश किसके द्वारा गया था ये आपको बताना है। तो जो 48 का आंसर है वो एक गोपाल बाबा वलंकर के द्वारा ये पब्लिश करा गया था। उसके बाद 49 पे आते हैं। 49 हमारा क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो टर्म है कुलियावप्पा और द्रोणावप्पा, ये क्या डिनोट करता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर फिर से हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। तो 49 का जो आंसर है वो हमारा ए हो जाता है, मेजरमेंट ऑफ लैंड को यहाँ पे ये डिनोट करता है। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। 50 हमारा क्या बात करता है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज हिज सब्जेक्ट थ्रू दिस इंस्क्रिप्शंस, यानी कि कौन से रूलर्स हैं जिन्होंने एडवाइस किया अपने इंस्क्रिप्शन के थ्रू। ये इंस्क्रिप्शंस था, तो ऐसे कौन से रूलर हैं जिन्होंने ये इंस्क्रिप्शन लिखा था और इस इंस्क्रिप्शन के थ्रू एडवाइस किया था, ये भी हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है 50 का वो हो गया अशोक। तो हमने फर्स्ट 50 क्वेश्चन को देख लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम रेस्ट ऑफ दी 51 से लेके 100 तक के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिटेल आंसर्स, बिल्कुल डिटेल एनालिसिस नहीं प्रोवाइड करवा पाया हूँ, बट मैं आपको एक सॉल्यूशंस दे रहा हूँ ताकि आप लोग मैच कर सको कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट करके आए हो। अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो तो फिर से मैं कह रहा हूँ आप लोगों से भूल चूक माफ करना। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, लेके आएंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर जल्द थोड़ी देर में हम लोग उसे भी अपलोड कर रहे हैं 51 से लेकर 100 क्वेश्चन के लिए। तो आज अभी के लिए बाय बाय।